मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं टक्कर। और टक्कर में मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं और वो खास मेहमान है रवीना टंडन, जो कि फेमस एक्टर है और सबसे पहले वो भारतीय हैं। रवीना, वेलकम टू टक्कर। थैंक यू अमीश। मेरा पहला सवाल तो ये है, मात्र, हाँ जी, जिस मूवी के साथ अब आप आ रही हैं जी, मात्र है क्या? क्योंकि मात्र शब्द से मैं जो अर्थ निकालता हूं उसका अर्थ है मां। जी हाँ। जो माँ है वो जिसे कहेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूप है एक औरत का। जिस समय एक बच्चा उनके हाथ में आ जाता है तो उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। एंड हर ओनली कंसर्न इज हाउ टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। और वो उस समय अपना स्ट्रेंथ जो है, चाहे आप किसी भी रूप में देख लो, चाहे आप जानवरों में देख लो या पक्षियों में देख लो, एक माँ अपनी जान दे देगी लेकिन अपनी बच्चे को पहले प्रोटेक्ट करेगी। तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार है एक औरत का। आपने माँ की बात करी और पिछले दिनों मैंने आपका एक ट्वीट देखा, जिस ट्वीट में आपने कहा कि क्या हम बस यूं ही बैठकर जादव को मरते हुए देखेंगे? जादव की भी कोई माँ होगी। आपकी नजर में जादव को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आप अगर देखेंगे तो मैं सोचती हूँ कि एफर्ट्स ज्यादा बढ़ाने चाहिए टू गेट हिम बैक। आप पिछले जितने केसेस देखेंगे, सरबजीत का, उसके पहले भी जितने सारे केसेस हुए, कि बात उस मुकाम तक पहुंचने से पहले ही उनको मारा गया या किस कारण, सबको होती है, किस कारण या वो नहीं रहे। तो अब ऐसा कितनी बार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप लाजमी बात कह रही हैं आप, क्योंकि फिल्म भी बना रही हैं जो देश में मौजूदा प्रॉब्लम है उससे जुड़ी हुई। मैं एक देश में मौजूदा प्रॉब्लम और बड़ी है इस समय, उसकी बात करता हूं। मैं कश्मीर की बात करता हूं। कश्मीर में जिस तरह देश का नौजवान गुमराह हो रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, और हाल ही में एक वीडियो आया था, शायद बहुत वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, इसमें पूरा बॉलीवुड ऑलमोस्ट रिएक्ट करा है। जिस सीआरपीएफ के जवान को लातें मारी जा रही थी, थप्पड़ मारे जा रहे थे, उसका हेलमेट गिरा जा रहा था, क्या आपको लगता है? और उसके हाथ में बंदूक थी और AK-47 थी उसके हाथ में। जी हाँ। और उसने अपनी पेशेंस को बरकरार रखा। देखिए जी, मैं ये जो पूरा कारण मैं समझती अगर आजादी की बात हो रही थी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब ये जितना क्राउड है जो पत्थर मारता है और हमारे नौजवानों को मार रहा है, जब ये आजादी की बात करते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कहते हैं? तो आजादी कहाँ रही? तो ये आजादी तो है ही नहीं। ये तो आप बात कर रहे हैं किसी और देश से जुड़ने की, जो देश इस समय अपने आप को ही शायद नहीं संभाल पा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात कही थी कि ये टूरिज्म वर्सेस टेररिज्म की लड़ाई है। आई थिंक द बबल विल बर्स्ट वेरी सून। ये जो बबल उबल रहा है, ये वो एक्सप्लोजन पे पॉइंट पे तो आएगा ही, और फिर किसका फायदा होगा या किसका नुकसान होगा वो तो बाद में देखने की बात है। जी, अब मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, शायद आपको अपने बारे में पता भी हो। आप मौजूदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पसंदीदा अभिनेत्री हैं। जी हाँ। वो आपको बहुत पसंद करते हैं। हालांकि आर्ट और कल्चर का कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ऐसे में, और आपको शायद ध्यान है नहीं है, या फिर आपको जानकारी में है कि नहीं है, जब कारगिल वॉर हो रही थी तो भारत की तरफ से एक रवीना मिसाइल भी पाकिस्तान पे चलाई गई थी। आपको जानकारी है ये? मुझे पता नहीं वो मिसाइल चलाई गई थी कि नहीं, क्योंकि मैं पहले भी कहती हूँ, अगर प्यार से जो बात निपट जाए वो निपट जानी चाहिए। लेकिन अगर हमारे सोल्जर्स और हमारे लोग मर रहे हैं तो मैं बिल्कुल उनके सपोर्ट में खड़ी रहूंगी, वो तो अनडाउटेडली है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि युद्ध सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है, कुछ प्रोग्रेस नहीं लाता है। अच्छा, नवाज शरीफ से कभी आपकी बात हुई है? नहीं, कभी नहीं मिली हूँ। कभी नहीं मिली है? अगर मिलने का मौका मिले तो नवाज शरीफ को क्या कहेगी रवीना टंडन? लिव एंड लेट लिव, दैट इज द पॉइंट। यस। और टेररिज्म को बंद करिए। खैर वो तो चाहे आप देखिए, अभी तो ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है टेररिज्म, तो कहां से शुरू हो रही है और कहां से बंद हो रही है। ओसामा बिन लादेन भी वही मिलता है। हाँ, वो तो बहुत एक्चुअली दुखद बात। अभी रिसेंटली आमिर खान ने अपनी पिक्चर को बोला कि मेरी फिल्म आप रिलीज मत करिए पाकिस्तान के अंदर, मुझे नहीं चाहिए जी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप तिरंगा हटा दीजिए, जन गण मन हटा दीजिए। उन्होंने बोला मुझे अपनी फिल्म पाकिस्तान में नहीं रिलीज करनी। कैसा लगता है आपको? आई थिंक एक उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टैंड लिया है। अभी आप देखेंगे, अगर ये बोला गया जन मन गन हटाओ और ये हटाओ, कितनी सारी हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चरें हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में पायरेटेड वीडियो के जरिए या कहीं ना कहीं लोग देख ही रहे हैं, तो आम जनता को तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है। पाकिस्तान कॉपी अच्छी कर लेता है, हर चीज की कॉपी कर लेता है।
मुझे ध्यान में आता है सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेटर आए थे तो उन्होंने शाहिद अफरीदी को उनसे भी छोटा दिखा दिया था, जबकि उनकी एज उनसे 3 साल बड़ी थी। तो दे कॉपी इट वेल। अब आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपने बहुत सारे रिएक्शंस भी देखे होंगे, बॉलीवुड से भी बहुत सारे रिएक्शन आए हैं सोनू निगम के ऊपर। और वो कंट्रोवर्सी ऐसी है कि एक सज्जन या फिर एक मौलवी साहब जिनको रात को लगा कि मुझे कोई जानता नहीं है और मैं एक ऐसा काम करूं कि अगले दिन सुबह मुझे सब लोग जान जाए, तो उन्होंने एक फतवा निकाल दिया सोनू निगम के खिलाफ कि आप गंजे हो जाइए, जूते की माला पहन लीजिए और मैं 10 लाख रुपए दूंगा। अब जब सोनू निगम गंजे हो गए तो वो 10 लाख रुपए उनके पास है नहीं देने के लिए। क्या मैसेज देना चाहती है आप ऐसे लोगों को? वानबी लोग हैं ये। देखिए, मैं समझती हूँ पहली बात तो फतवा देना इतना आसान नहीं होता। मैं ज़्यादातर जानती नहीं हूँ, लेकिन जितने मेरे मुस्लिम दोस्त हैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी मुझे समझाती रहती है इस्लाम के बारे में, और वो कहती है कि ये जो ऐसे ही उठ के फतवा दे देते हैं वो जारी नहीं होता। फतवा देना एक लंबा प्रोसेस होता है, वो एक जैसे एक पूरा कम्युनिटी है साथ में, जब वो डिसाइड करता है कुछ ऐसा प्रोसेस है। और फतवा गंजा करने का क्या आपको लगता है ऐसे मौलवियों को, ऐसे मौलानाओं को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है, क्योंकि यही लोग हैं जो 3 तलाक के भी खिलाफ है कि 3 तलाक खत्म नहीं होना चाहिए, औरतों को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी फिल्म मात्र है, इसलिए मैं यह सवाल पूछा। मैं जहां तक ये बिलीव करती हूँ कि जो हमारा देश है एक प्रोग्रेसिव न्यू इंडिया की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। सोनू निगम का जो ट्वीट था, मैंने पूरा वो ट्वीट पढ़ा, उन्होंने उसमें मंदिर के बारे में भी लिखा, मस्जिद के बारे में भी लिखा, गुरुद्वारे के बारे में भी लिखा, तो लेकिन उसको कहीं ना कहीं सिर्फ इस्लाम से रिलेट कर दिया गया। वो समझ में नहीं आता क्यों। हाँ, लेकिन वो समझ में नहीं आता क्यों। तो मैं समझती हूँ, जैसे कि मैंने कहा, एक्सट्रीमिस्ट सब साइड में होते हैं और वो देश के लिए नुकसान ही देते हैं। सेंसर बोर्ड क्यों नहीं मॉडर्न हो रहा अभी तक? आपकी फिल्म पे भी कैंची चला रहा है, अभी नूर रिलीज हुई सोनाक्षी सिन्हा की मूवी, उसमें भी कैंची चला दी। मेरे तो ऐसे व्यू है, प्राइम मिनिस्टर न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं और ये ओल्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? धीरे धीरे आई थिंक हर सिस्टम में एक बदलाव जरूर आएगा। जो हमारे लॉज और गाइडलाइंस बने थे सेंसर बोर्ड के लिए, वो शायद 70 साल पहले या पता नहीं कितने साल पहले बने हैं। अभी काफी केसेस चल रहे हैं, श्याम बेनेगल जी का रिपोर्ट भी आया है, अमल पालेकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया है, तो हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हम भी धक्का देने लगे हैं टुवर्ड्स अ चेंज। अभी सेंसर बोर्ड की सोच क्यों इतनी छोटी है? सेंसर बोर्ड की सोच नहीं छोटी है सर, मैं समझती हूँ, चाहे वो लोगों की सोच नहीं, यही एक जो कहते हैं विच हंट हो गया है। अच्छा। कि जो उस समय ऑफिस में है उसकी बैंड बजाओ, ये करेक्ट नहीं है। लॉज गलत है आप कह रही हैं? मेरे हिसाब से जो गाइडलाइंस है वो गलत है, एंड दे आर बाउंड बाय दैट। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी, अभी चाहे वो शर्मिला जी हो या पहला जी हो, दे हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस। जब मात्र पे कैंची चली, obviously you must have felt bad. What was your first reaction? You know, honestly, we were prepared. आपने फोन पे ही सुना होगा? नहीं, मेरे को मीडिया वालों ने सुनाया। अच्छा। मुझे मीडिया से फोन आया, मालूम है तुम्हारी पिक्चर बैन हो गई। फिर मुझे पता चला कि बैन जैसी चीज होती नहीं है। वो या तो रिफ्यूज कर देते हैं और आपको या तो रिवीजन कमेटी में भेजते हैं, या तो यू कैन गो टू कोर्ट एंड यू कैन अपील। तो बैन जैसी चीज नहीं होती है। लेकिन हाँ, जरूर ये बात हुई थी कि कहीं ना कहीं वी वर प्रिपेयर्ड कि ये होने वाला है, क्योंकि हमारी फिल्म बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही हार्ड हिटिंग है। पिछले दिनों रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारे लगे, उससे पहले जेएनयू में लगे, और पूरे बॉलीवुड के अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ देश प्रेमी कलाकार हो गए हैं, जिसमें रवीना टंडन भी शुमार है, जिसके अंदर अनुपम खेर भी हैं, जिसमें अक्षय कुमार भी हैं, जिसमें कई सारे कलाकार हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल है रवीना टंडन, इस देश के अंदर इनटॉलरेंस नाम की चीज है? जेएनयू जैसे इंसिडेंट पे रवीना टंडन जब सुनती हैं, मैंने बहुत ट्वीट किया था, उनका दिल क्या कहता है? मेरा तो खून खौलता है। आपने अपने एक कथन में बोला था कि मैं अपनी बायोग्राफी अगर लिखूंगी तो बहुत लोगों को मुंह छुपाने तकलीफ होगी, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों लिखा था ऐसा? वो मेरी जब मेरी आत्मकथा लिखी जाएगी तब आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी क्यों ऐसा, मतलब ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ है जिसको आप बताना चाहती हो, लिखेंगी कि नहीं लिखेंगी? जहां तक मैं जानती हूँ कि वो लिखूंगी कि नहीं वो मुझे पता नहीं, कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी भी कि पब्लिश करूंगी भी कि नहीं। मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन एक्चुअली हाफ जोक में था और हाफ सीरियसनेस में था। सीरियसनेस में इसलिए क्योंकि मैंने भी काफी युद्ध अपने करियर में लड़े हैं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। काफी ऐसे लोग भी एक्सपोज होंगे जो अपने झूठ के बल पे
कुछ जो सच्चाई है उसको झूठ में बदलने में लगे हुए थे और सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि वो यहाँ तो बहुत बड़े हीरोज थे, यहाँ तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे जी। तो मैंने एज अ वुमन ये जरूर फेस किया है जी। एंड इसलिए शायद मैंने ये बात कही जो मैंने नाम लेना चाहेंगी अभी? तो मैं आत्मकथा क्यों लिखूं यार, खरीदेगा कौन? तुम्हारा शो तो हिट हो जाएगा, मेरी बुक कौन खरीदेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, कब लिखेंगी? आई हैव नो आइडिया, मैं लिखूंगी भी कि नहीं मुझे अच्छा, पता किस उम्र नहीं। में लिखेंगी, सोचा है कुछ? अब अभी यही है, तो मेरे अब ये तो बोल सकती हैं आप टक्कर में। माय हैंड्स आर फुल राइट नाउ। Okay. मेरा शो चल रहा है सबसे बड़ा कलाकार जी। बच्चों का शो है, बहुत बढ़िया शो है, मजाकिया शो है, गंभीर टॉपिक्स पे हम तब से लगे हुए थे, थोड़ा मूड चेंज करते हैं और फिर फिल्म आ रही है मात्र, वो भी प्लीज जरूर देखिएगा। तो अभी बच्चे, फैमिली, जिसे मैं परिवार और काम, रियलिटी शो, कॉलम्स लिखना और क्या कर रही हूँ मैं, फिल्म कर रही हूँ, ऑनिर की फिल्म आ जाएगी। पॉलिटिक्स करना चाहती हैं? पॉलिटिक्स करना चाहती हैं? नहीं नहीं, खबरें आ रही हैं अब राज्यसभा में आ सकती हैं? वो मैंने ऑलरेडी मना कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? आई थिंक अब तक अच्छा काम कर रहे हैं एंड मैं लोगों को ये भी बोलती हूँ कि मैं राजीव गांधी की बहुत बड़ी फैन थी, गर्व से मैं कहती थी कि मैं इंदिरा गांधी की फैन हूँ एंड मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ जो मैं सोचती हूँ कि इंडिविजुअली बहुत नरेंद्र अच्छा मोदी की फैन है कि नहीं है? मैं फैन किसी की नहीं हूँ इस समय, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में यकीन करती हूँ और कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं अग्री करती हूँ, तो फैन की बात नहीं है इस समय। इस समय आई एम इन दैट एज, आई थिंक ग्रुप विच आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनीवन, बट आई डू। नोटबंदी के पहले तक आप फैन थी और उसके बाद फैन नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक जो कदम उठ रहे हैं, जैसे कि आपने लाल बत्ती की बात की, तो आई थिंक वो एक अच्छी कदम उठाई गई है बाय दिस गवर्नमेंट। नेता को बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके हाथ से पावर छूटता जा रहा है। आप लोगों को तो छुप छुपा के जाना पड़ता है, नेताओं को अच्छा लगता है कि लाल बत्ती लगी हो और हम चले और हुजूम चले साथ में। देखिए, एक जमाना था जब हम बड़े हो रहे थे, हम गर्व से कहते थे कि आई एम प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर और आई एम प्राउड ऑफ माय प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो राजीव गांधी जी हो या इंदिरा गांधी जी हो। लेकिन आजकल ये भी बोलना प्रॉब्लम हो गया, तो समझ में नहीं आता, लोग पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, समझ में नहीं आता आजकल के नेशनल एंथम चल रहा है, मुझे उठना चाहिए कि मुझे स्टॉप करना चाहिए कि मुझे बदतमीजी दिखानी चाहिए, वो समझ में नहीं आता है। ये समझ में नहीं आता कि बोलना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री और आई एम नॉट प्राउड ऑफ माय कंट्री, और आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन और नॉट बीइंग प्राउड ऑफ इंडियन, और आई एम प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। आजकल माहौल ऐसा कुछ बन गया, इतने डर्टी पॉलिटिक्स हो गए। तो आई बिलीव ट्विटर पॉलिटिक्स है, दिस इज ऑल सोशल। आई थिंक सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बढ़ गया है, हर पार्टियों में बढ़ गया है। आपको भी ट्रोल करते होंगे कुछ लोग? बिल्कुल बिल्कुल, कभी तो उनको क्या कभी कहना चाहती हैं? अगर जो आज की गवर्नमेंट है, करेंगे। नहीं, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ बढ़ गया है, क्योंकि आज की गवर्नमेंट के लिए अगर कोई ऐसा डिसीजन है और अगर मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे वो संजय गांधी नेशनल पार्क के लिए हो या किसी भी चीज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, झाड़ कट रहे हैं उनके लिए, जब मैं प्रोटेस्ट करती हूँ तो मुझे जो उधर की पॉलिटिकल पार्टी है उसके फैंस और फॉलोअर्स से गालियां पड़ती है। अगर मैं उनको सपोर्ट करती हूँ किसी भी सपोर्ट के, अच्छा ये मूव अच्छा है, तो मुझे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज और उनके फैंस से गालियां मिलती है। तो समझ में नहीं आता कि एज अ कंसर्न्ड सिटीजन आपके हस्बैंड बोलते हैं ये आप ट्वीट ही क्यों करते हो, मना कर देते हैं मत करो? नहीं। कभी कभी कोशिश करा किसी ट्वीट को लेकर? नहीं। या किसी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, हाँ, जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो मेरे को बोलते हैं काम डाउन, बट जहां तक के ट्वीटिंग है और जहां तक के मेरे ओपिनियंस हैं, ही हैज नेवर ट्राइड टू शट मी डाउन, ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी, बिकॉज आई थिंक वो समझते हैं शायद कि मैं सोच समझ के बोलती हूँ जी, शायद उनको एक गलतफहमी है। आपके अनुसार इस देश के अंदर दो ऐसी चीजें जो होनी बहुत जरूरी है। एक तो जो मैं समझती हूँ कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर विमेन, जो हमारे कानून हैं, ऐसे केसेस जो होते हैं और जो क्रिमिनल्स बच निकलते हैं, वो कानून और भी सख्त हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अब जो ये क्रिमिनल्स हैं और रेपिस्ट हैं उनको कानून से डर ही नहीं रहा, इतने ब्रेजन और इतने ओपन हो गए हैं ये केसेस और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये इसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है, एग्रेसिव स्टेप्स नीड टू बी टेकन। अब मुझे बहुत अच्छा लगा जया जी ने जो राज्यसभा में कहा कि आज गौ हत्या के लिए लाइफ सेंटेंस है, लेकिन रेप एंड मर्डर ऑफ अ वुमन, उसके लिए चाहे वो 7 साल हो या 15 साल हो, सिर्फ उतना क्यों? रवीना टंडन, मेरा अगला सवाल यही है। नहीं, नेशनल अवार्ड पे बताना।
बाय अमिश, अच्छा, थैंक यू ठीक सो है, मच। ठीक है। आप मुझे शो पे बुलाया, मैं बहुत ठीक है, बहुत नहीं, आभारी हूँ। नहीं थैंक यू सो पूछा, मच। प्लीज नहीं मात्र पूछा। देखिएगा इसी अप्रैल को, लास्ट और अमिश देवगन का भी शो देखते रहिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच अमिश एवरी नाइट बिकॉज ही टॉक्स अमेजिंगली।